अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? चलिए, सारी नई हैं? हाँ, चलो। इंट्रोडक्शन के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है कि कुछ यहाँ पर हैं जो मुझे जानते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर जिनके साथ में शायद पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सो माय नेम इज़ मोमिन एंड आई विल बी टेकिंग वन कंपोनेंट दैट इज़ जोग्राफ़ी। ठीक है ना? तो जोग्राफ़ी से ही आपका जो आपका ये होगा, कोर्स होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा और जोग्राफ़ी पर ही आपका ख़त्म हो जाएगा। सर ने शायद कल बताया होगा कि वी स्टार्ट विथ वन कंपोनेंट, है ना? सो एवरी डे यू विल हैव अ टेस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द टॉपिक, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द कंपोनेंट यू विल हैव अ फुल लेंथ टेस्ट जिसमें आपको अराउंड 100 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लेकिन साथ साथ में आपको बीच में ही आपको मेंस के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हर कोई टीचर करवाएगा, मैम भी, हर कोई। और उसके बाद आपका मेंस का भी टेस्ट होगा। सो फ्रॉम द डे फर्स्ट से ही आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, फ्रॉम द फर्स्ट डे। जिस दिन आज आपका पहला क्लास है, आज से ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आज से ही। एक होता है आप तैयारी करते हो एसएसबी के लिए, है ना? आप तैयारी करते हो लोकल एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपको क्या होता है, ऊपर क्वेश्चन, नीचे ऑप्शन, आप मार्क करते हो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। आपको बोला जाता है कि विच द फॉलोइंग इज़ राइट, विच द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग। जो भी ऊपर क्वेश्चन की डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को मार्क करते हो, आंसर करते हो नीचे, है ना? लेकिन वो होता है एक स्टाइल क्वेश्चन। दूसरा होता है कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विस में, चाहे आप आईएएस की बात कर रहे हो, चाहे आप केस की बात कर रहे हो। तो वहाँ पर आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वैसे अगर आएंगे भी लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको डीप एनालिसिस करनी होगी, आपको डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका आप अच्छी तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अदरवाइज़ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आजकल मुश्किल होता है, क्योंकि जितना टाइम होता है उतना विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि पेपर पैटर्न जो होता है वो भी चेंज होता है कि नहीं होता है? आप देखो कि 2 साल पहले कैसा पेपर हुआ करता था, आज देखो आज की स्ट्रेंथ क्या है पेपर की, है ना? तो आपको क्या करना है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए भाई हर टॉपिक में। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आप सारे बिगनर हैं, तो मैं जानता हूँ कि, और मैं मानता भी हूँ कि आंसर राइटिंग आप में से किसी को नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपने आंसर लिखा है अपनी ग्रेजुएशन में, जो आपने आंसर लिखा है अपने पीजी के दौरान, या जो आपने आंसर लिखा है अपनी थीसिस के सबमिट करने के लिए, भाई वो आंसर यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पर सिस्टम भी अलग है, यहाँ पर स्पेसिंग भी करनी होती है। इसीलिए वो आंसर वहाँ का ही रखो, यहाँ का आंसर जो वो यहाँ का ही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रिसेंटली, आप सारे आई होप कि ग्रेजुएट सारे हैं, आपने फाइनल ईयर तक एग्ज़ाम दे दिया, चाहे किसी के 4 साल हो गए ग्रेजुएशन के, चाहे किसी के 3 साल थे ग्रेजुएशन के। आपने जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे तो आपने जब क्वेश्चन देखा तो आपने उठाया, लिखा क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में था। भाई यहाँ पर वैसा नहीं होता, यहाँ पर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। इसीलिए हर कोई टीचर क्या करेगा, आपको आंसर राइटिंग सिखाएगा फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। हर रोज़ आपको टीचर लिखवाएगा, हर रोज़ आपको टीचर पढ़ाएगा, हर रोज़ आपको टीचर क्वेश्चन भी देगा। अगर हर रोज़ नहीं, आफ्टर एवरी सेकेंड और थर्ड डे आपको टीचर क्वेश्चन देगा लिखने के लिए। आप सारे बच्चे यहाँ पर हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैंने आपको लिखवाया क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया, मैंने सब कुछ किया, फिर मैंने क्या कहा, कुछ दिन के बाद मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये आप घर में लिख के लाओ, जो असल में बेस है आपकी सिलेक्शन होने के लिए। भाई प्री तो करते हैं क्वालिफाई, लेकिन असल में कहाँ फंसते हैं, दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम। भाई मैं कहता हूँ बार बार कि जो बेसिक क्राइटेरिया सिलेक्शन होने के लिए है ना, वो है आपका आंसर राइटिंग। लेकिन आंसर राइटिंग आपको दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 2 महीने में नहीं आएगा। इट विल टेक यू कंप्लीट 1 ईयर। जो आपको हमारे साथ 1 साल यहाँ पर बैठना है, वो 1 साल आपको क्या हो जाएगा, उस 1 साल में आपको आंसर राइटिंग सीखनी है। आपको बार बार गलतियाँ हो जाएंगी भाई, लेकिन वो गलतियाँ आप कैसे निकालेंगे, जब तक आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर 20-40 बच्चे हो, 40 बच्चे का मैं आंसर चेक करूँगा, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल ये लड़की है, इसने आंसर लिखित किए, मैं मत उसको डांटूंगा, क्योंकि माशाल्लाह आप सारे मैच्योर एनफ मैच्योर हो ना।
उस गवर्नमेंट स्कूलों में आपने क्यों नहीं याद किया है, पता अट्टस खाला पता लाया है कि नहीं? ये मत वो ये सिस्टम वो है ही नहीं ना आजकल कि आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए ही नहीं पढ़ते हो। मुझे कुछ नहीं हो जाएगा। मैं आऊँगा, देखो भाई मैं हर रोज़ देखता हूँ कि आज क्या वो चेंज, मैं वो पढ़ के आता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन जिस तरह मैं पढ़ता हूँ ना उस तरह आपको भी पढ़ना है। हर रोज़ आपको देखना कि ये क्या आज के चेंज हो गया। भाई आपने शायद कल की क्लास में सुना होगा कि सिलेबस के पैटर्न के बारे में, आपने सुना होगा कि सिलेबस किस तरह है, क्वेश्चन का स्टाइल क्या होता है, प्री क्या है, मेंस क्या है, वो सब बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, वो आपसे ऑलरेडी आपको शायद आपने सुना है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ना तो कोई टेक्निक है, ना तो कोई कट शॉट है, ना तो कुरान में कोई सूरा है जिससे आपकी मेहनत जो है कम हो जाएगी, आप वो करेंगे, ठीक है ना। कुछ कैप्सूल भी नहीं है भाई, हाजमुला वाजमुला जो है वो एक ऐड है कि आप खाओ तो आपका सब कुछ हो जाएगा। भाई ये सब बातें हैं मेहनत के लिए। भाई मैं आपको ये कहूँगा कि भाई कुछ रियलिटी टॉक्स जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो मैं हर क्लास में शेयर करता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप गवर्नमेंट जॉब करते हैं? मैं बिज़नेस वाले की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले की बात करता हूँ। शाबाश, चाहे वो टीचर है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे कुछ भी हैं। मैं आपके बाप के प्रोफेशन के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ बोलूँगा गवर्नमेंट जॉब कौन करते हैं। आपके डैडी क्या करते हैं? बिजनेस नहीं, जॉब गवर्नमेंट जॉब। शाबाश। फॉर एग्जाम्पल आप गलत ना सोचना, कोई भी क्या करते हैं वो बाय द वे, क्या है एज पोस्ट? फॉरेस्टर। देखो आपका डैडी क्या करता है? किसमें? अच्छा, पुलिस में एज कांस्टेबल। नाइस। और क्या करते हैं? ओके। देखो जो ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है ना, जिनके माँ बाप गवर्नमेंट सेक्टर में, मैंने सबको नहीं पूछा, आधे शायद पता नहीं शर्म से कहते हैं कि हमारे माँ बाप गवर्नमेंट जॉब। अरे यार गवर्नमेंट जॉब के पीछे सब है। सच बोलना जो आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपके माँ बाप से अगर मैं बात करूं, हर माँ बाप ये सोचता है। मेरे दोस्त हैं कुछ जो इस वक्त केस ऑफिसर हैं, तो मुझे दोहे बना मैं शाम को फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं, अच्छा दोहे डीसी रोब कर, हमें हर रोज़ डीसी ऐसा बोलता है। मैं तो आपका बाप कांस्टेबल है, तुमको कहते रहे ऐसे डीएसपी बड़े कहत सच की झूठ है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब थे, वो रिटायर हैं, तमिस कहते ऐसे पन साहब कर बड़े कह दोहस। सच की झूठ है। जिसका माँ बाप जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, हर रोज़ उसको ऊपर वाला डांटता है, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये काम करना था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, करा सस्पेंड, 2 रतन तनख्वाह बंद। उसी माँ बाप को ये कदर होती है कि जो इंसान या बाप 40 साल या 30 साल या 25 साल एक डिपार्टमेंट में उसने गुजरा है 30 साल अपने डिपार्टमेंट में। आज एक नया बच्चा आया IAS क्वालिफाई करके सुपर नेम्स हेड, जब भी वहाँ से आता है ये छोटा बच्चा, अमिस पे पन्निस नेचिस को नज़र, अमिस पे पन्ने कोर को नज़र, ये दपान वो ये कर मे रो खोसान चे 30 वरी डिपार्टमेंट्स मज कंस खोसान, अमिस लक्टिस बच्चस खोचुक, अमिस लक्टिस बच्चस क्या खोचुक, क्योंकि उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है एज कम्पेयर टू यू। आज गई 30 वरी डिपार्टमेंट, सो व्हाट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर माँ बाप जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं वो कहते हैं कि इतना ये चाव अंदर पता वो सरी थोद, इतने इस प्रकार मे कोर ते अंदर सरी गसन थोद वतन, मोन निजुद गस अंदर आसन सरी गसन थोद। सच है कि झूठ है? ये हर माँ बाप को है। तब वनकन गवर्नमेंट सेक्टर वाले गए होशियार कि आजकल सारे छोटे छोटे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, कल इनकी कुर्सी वहाँ होती है। मुझे 30 साल हो गई डिपार्टमेंट में, भूख और वही थी। सच है कि झूठ है? अब दूसरी रियलिटी में आपको रियलिटी टॉक जिसको मैं कहता हूँ वो ये है, आप कितने यहाँ पर हो? सच बोलना। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, सच बोलना। आप में से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, मुझे पता। आज आप पहली बार शायद यहाँ पर आए, सारी अंदर की फीलिंग बहुत IAS गाड़ी मज बिहित मे पत्ते गड़ बुत गड़, हाँ ट्रैफिक पुलिस वल कर साइडस बाकी गाड़ियाँ बदरास, ये सारी नहीं आसान फीलिंग। ये हर किसी को फीलिंग होती है, लेकिन ये फीलिंग ही नहीं रहनी चाहिए ना, ये रियलिटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए भाई। इसलिए मैंने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पर आए, मुझे भी लगता है डर ये बोलने में, लेकिन बट इट इज़ ट्रू एंड इट्स अ रियलिटी टॉक कि आप में से सारे सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे। लेकिन जो हो जाएगा सोचता है मुझको मत, जो हो जाएगा वो आप में से कोई है ना, वहीं कुछ सो अंदर की सारे खुशी बूझूस
अरे जो भी होगा ना वो मेहनत से होगा भाई। आप देखो कोई इसका डेली बिजनेस है, उसको बोलो कि कौन परेशान से शाम से बिल बुक हो फोन हमिस वो पैसा बहुत अगर कमाता होगा, लेकिन उसको बोलो कितनी मेहनत से कमाता है वो। अगर एक डॉक्टर, मेरा एक दोस्त है इधर है जीएमसी में, वो डॉक्टर है, उसको मैंने बोला कि किस पेशेंट दोस्त वुचान दोपन अख सास पेशेंट, आप देखो ना भीड़ कितनी होती है वहाँ पर। मैंने कहा कि आप कैसे उनको इलाज करते हो, दोपन खुदाइस पथ जो ही वो पेशेंट दरवाजे के अंदर आता है इमिस लिदर बिजली कामले टेस्ट मैं वो अभी तो पेशेंट ने बात नहीं की होती ना किसके साथ, डॉक्टर के साथ, तम लिखूँ दवा, इतनी प्रैक्टिस होगी उनकी होती है कि इमसा दवा लिखूँ हूँ वन तुम वो कुछ साथ तुम गुजो पान सा बेमार कुछ मेज तुम यो डॉक्टर वन बोज तम लिखूँ दवा तौर सच झूठ है यह पज ये रियलिटी है। मैं वो तमिस तेल क्या गोस दोन मे गसन दोस 20 पेशेंट कस बह कर पेशेंटस कत बह वन अमिस क्या दिल ऐ कर गमुत हू यह वगैरह पत अगर न बह अमिस मान दिमाग नबर अमिस बेमारी बह कर पस HOD सत बह कर डायरेक्ट सत अमिस क्या करो, अमिस कितने है गि ठीक दोपन तूत टाइम कहें बह क्या 100 पेशेंट दोस मे वो बह क्या वो दोप मे यी कर इथी और पेशेंट अच अंदर दोपन सम टाइम पेशेंट समझ नबर कन थी यह लेडी कि जेंट्स इतनी लगा पता यह लिखा दवा। लेकिन आप मेरी बात देखो, असल में मुझे क्या कहना है कि उसको देखो आपकी नज़र में डॉक्टर कितना पेशा अच्छा है, लेकिन डॉक्टर को बोलो कि तुम्हारी जो ड्यूटी है वो कितनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बनना भी बहुत मुश्किल है। अगर डॉक्टर के पास इतनी सैलरी इतना पैसा है, लेकिन डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है भाई। आप कोई भी काम करोगे ना, क्लर्क से लेके IAS पोस्ट तक अगर आपको काम करना है ना भाई, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। और मेहनत कहाँ कैप्सूल ना कोई वो मंत्र है, कुछ भी नहीं है भाई। जो आप में से मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, मेहनत नहीं करेगा, अगर आपके अंदर ये जोश है, हाँ बपर हो किताब ये पता क्यों किताब इंसान पढ़ा ये गलत फहमी कि आई विल कलेक्ट मल्टीपल सोर्सेज पत बनाओ तक कंसाइज अख सोर्स। मैं कह रहा हूँ कि आप कभी भी नहीं पढ़ोगे, आप आगे कभी नहीं जाओगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? रियल टॉक यही है, फर्स्ट मेहनत के बगैर आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। सेकेंड, आप सब में से सारे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो जाएगा वो आप में से कोई होगा, और वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, वो आप डिसाइड करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। लेट्स नाउ टॉक अबाउट पेपर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्योग्राफी की ही बात करूँ, ज्योग्राफी आता है GS1 में, यू शुड नो इट, यू शुड नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस। तो क्या आज करान गए और मैं क्लास चला, दिस ओनली ओरिएंटेशन। आप मुझे बोलो कि अगर मैं GS1 की बात करता हूँ, GS फर्स्ट की बात करता हूँ, तो हमें मालूम होना चाहिए जो एक कंपोनेंट है दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री, सेकेंड कंपोनेंट इज ज्योग्राफी, एंड वी हैव सोसाइटी, है ना। तो ये मुझे पता होना चाहिए। GS2 में क्या आता है वो भी पता होना चाहिए, 3 में क्या आता है वो भी पता होना चाहिए, 4 में क्या आता है दैट्स होल एंड सोली एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, है ना, वो हमें नहीं देखना है। लेकिन जो GS1 में जो ये वाला पार्ट है जो मैं लेने जा रहा हूँ, ज्योग्राफी पार्ट है, तो ज्योग्राफी में क्या क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ज्योग्राफी में होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पेपर है वो क्या है। पेपर की एनालिसिस करनी चाहिए हर साल। अगर आप 2020 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर किस स्टाइल का पेपर था, 21 का कैसा हुआ था, 22 का कैसा था, अब 23 का कैसे हो सकता है, आपको प्रेडिक्ट करना है इन 3 या इन 4 सालों में। हर साल का पेपर नहीं मिलता है पिछले वाले पेपर से, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का स्टाइल मिलता ही मिलता है। ये हर साल कुछ ना कुछ नई ट्रेंड इस्तेमाल करते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, वो हमें पता करना है। भाई आपको क्या करना है, आपको दोनों पेपर देखने हैं, आपको PT वाले क्वेश्चन भी देखने हैं, आपको मेंस वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं। भाई जब आपके अंदर एक नॉलेज आती है ना, फिर आप कभी भी डिबेट कहीं पर भी डिस्कस नहीं कर सकते हो। जब तक नॉलेज नहीं आएगी ना, अगर वो बनता है आपको लिखना है, आप मेरे बारे में लिखो, तो क्या लिखो मेरे बारे में? क्यों? क्योंकि आप मेरे बारे में जानते नहीं हो ना, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, या आप मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, फिर आप लिखेंगे क्या? सेकेंड प्रॉब्लम ये भी होती है कि यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट पुट दैट नॉलेज ऑन अ पेज। आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को क्या करना है, पुट करना है किस पर? सिंपल पेज पर, वो भी आपको नहीं आता, तो फिर क्या फ़ायदा है? सो आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नॉलेज एज वेल एज द एबिलिटी टू पुट दैट नॉलेज ऑन ए सिंपल पेज। उसको हम कहते हैं आंसर राइटिंग। शॉर्ट में, कट शॉर्ट में हम कहते हैं उसको
आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग की बेसिक फंडा है जो आपको सिलेक्ट करवाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे एक सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, वो 10-15 साल की, मतलब बहुत बड़े हैं वो। जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तब वो केस क्वालिफाइड था। तो मैंने उनसे एक बार बात की कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्योंकि जब भी हम केस या आईएएस की बात करते हो हम पहले इंटरव्यू पर जाते हैं। अरे पहले तो प्री है ना, उसके बाद मेंस हैं, उसके बाद क्या है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मैंने उसको बोला कि आपने क्या किया, बोला कि मैं इंटरव्यू में मैं पास हुआ हूँ बस, आई गॉट 40 मार्क्स। 40 क्यों को आउट ऑफ 200 यू आर गेटिंग ओनली 40 मार्क्स, क्योंकि उसको वो तेज़ कलामी हुई थी किसमें, इंटरव्यू में, यानी तुम से सारे खुद कम मार्क्स। अब वो क्या फेल लेकिन पास सुको तो सिलेक्ट क्यों, क्योंकि वो मेंस में टॉपर था साहब। तो गडकिन वहां मज वो कैसे आया, क्योंकि उसने मेंस में अच्छा किया था। भाई आप इंटरव्यू में कितना अच्छा कर रहे हो लेकिन वहां से मेंस में आप बहुत पीछे हो, तो आपको अगर 200 में से या 250 में से 250 ही मिलेंगे, क्या फ़ायदा, वहाँ आप बहुत पीछे हो। क्या पता इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं हुआ लेकिन यहाँ से मेहनत आपका अच्छा है, तो आपकी सेटिस्फेक्शन है कि बगैर सिलेक्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट्स मेंस एग्ज़ाम। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनने कुछ लिस्ट बनाया होगा कि ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल पेपर पैटर्न पता है ना कि जीएस पहले कौन सा पेपर होता है, सेकंड कौन होता है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द आईएएस, वहाँ पर होता है सबसे पहला पेपर लैंग्वेज पेपर, यानी यू शुड नो वन मोर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। ये अदर लैंग्वेज कौन है, विच आर मेंशन इन 8th शेड्यूल जो आपको पढ़ना है पॉलिटी में। तो 22 लैंग्वेज वहाँ पर लिखा है, 22 लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सबके नहीं, एक के बारे में अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा जो बाकी लैंग्वेज वहाँ पर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं वैली की बात करूँ, हम दूसरी लैंग्वेज कौन लेते हैं, उर्दू, क्योंकि यहाँ पर उर्दू कश्मीरी चुनता कहाँ कैसे लिखो मेन पोइट। जिनका हिंदी अच्छा होगा, जम्मू की अगर मैं बात करूँ या यूपी की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, तो उनको ऑब्वियसली हिंदी होगा, किसी का संस्कृत होगा, किसी का डोगरी होगा, किसी का पंजाबी होगा, है कि नहीं है। सो उसके बाद वहाँ पर होता है इंग्लिश पेपर, ग्रामर, यहाँ पर भी होता है इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज पेपर आपको नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड केएएस। दोनों क्वालिफाइंग होते हैं, आपको कुछ परसेंट वही 33% आपको लेने हैं, दैट्स ओके, बस उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद जो पेपर स्टार्ट होता है, चाहे वो आईएएस की बात करें चाहे वो, सबसे पहला पेपर होता है आपका ऐसे। लेकिन ऐसे में 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप, इसमें भी 2-3 एसेज हैं, इसमें भी 2-3 एसेज हैं। आपको 2 एसेज लिखने हैं, लेकिन 1 शुड बी फ्रॉम ईच सेक्शन। अगर आप यहाँ ही कंफर्टेबल हो दोनों में, क्या वो चलेगा, आपको यहाँ से एक करना, यहाँ से एक करना, इसके हैं 250 मार्क्स। आई होप कि ये सब शायद पैटर्न आपने सुना होगा कि अभी पहली बार सुन रहे हैं, सुना है सब कुछ, अच्छा पहली बार सुना है। ये है ऐसे पेपर। इससे पहले आपने कितने पेपर दिए आईएएस में, 2 दिए ना इससे पहले, एक था लैंग्वेज का और एक था, अगर मैं केस की बात करूं तो आपको लैंग्वेज पेपर वहां है नहीं, आपको सिर्फ, लेकिन ये सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में, आपकी सिलेक्शन स्टार्ट होती है यहाँ से ऐसे। तो ऐसे के 250 मार्क्स, 250 में से कम 150 आपको लेने ही लेने। 2 एसेज के 250 मार्क्स, 150 आपको लेने ही लेने, ठीक है ना। सेकेंड पेपर जो होता है वो होता है GS1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इनके भी 250 होते हैं। वो कितना बन गया टोटल, वह 1000। उसके बाद आपका होता है ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स को ऑप्शनल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आप अपने हिसाब से ऑप्ट करते हो, लेकिन ये है कंपलसरी। इसको हम क्या कहा, इसका हमने कहा कि दिस इज ऑप्शनल, ये हर किसी को पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं एक की बात करूँ कि उस समय में PSR ऑप्शनल, अगर मैं दूसरी की बात करूँ, गोबरा बस कथ कर दो बस था कहाँ। दूसरा अगर मैं आपको कहूँ कि ऑप्शनल क्या है, आपका क्या है, कुछ आइडिया, क्या ऑप्शन है, एंथ्रोपोलॉजी, शाबाश। किसी का एंथ्रोपोलॉजी, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का सोशोलॉजी है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का कुछ और है। तो इट वेरीज फ्रॉम एवरी कैंडिडेट, ठीक है ना। तो इसके भी अगर मैं इसको देखूं तो पेपर ए होता है और पेपर बी होता है, टोटल मिला के इनको 500 मार्क्स होते हैं। कितने होगी टोटल, 1750। सो टोटल बन गया 17। लेकिन प्लस लास्ट में क्या होता है, इंटरव्यू में अगर मैं आईएएस की बात करूं, इसमें 275, अगर मैं जेके
AS की बात करूं, इसको है ठीक है ना। तो IAS में अगर देखूं तो कितने हो गए, अगर मैं KS की बात करूं तो कितने हो गए। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अराउंड 1000 मार्क्स आते हैं, यू आर इन द लिस्ट। ये कितना बन गया इसका, आपको ग्रेजुएट में कितने परसेंट आए हैं, 70, 75, 80, 60 से ऊपर सबको होगा ना। यहाँ पर क्या होता है, जिसको ये 51 अराउंड 51% के इर्द गिर्द होगा ना, वो होता है टॉपर, या वो होता है लिस्ट में, मैं कह सकता हूँ वो होता है लिस्ट में। अब इतने ही में ही बहुत से लड़के होते हैं जो लड़ते हैं इन पोस्ट के लिए। अभी जो पोस्ट आए कितनी आई हैं, 75। ओपन के लिए कितने हैं, 38। देखो भाई 38 के लिए कितने लड़ते हैं भाई। जो ये नज़दीक होते हैं ना, ये बहुत कम लोग होते हैं। जो बाकी लोग होते हैं, देखो मैं कहता हूँ, मैं एक टर्म यूज़ करूँगा, शायद आपको बुरा लगे अच्छा लगे। मैं कहता हूँ कचरा। कचरा किसको कहते हैं, कचरा उनको कहते हैं, उन एस्पिरेंट्स को कहते हैं जो बिना पढ़ के ऐसे ही फॉर्म भरते हैं, मेगा सिलेक्शन। हाँ, फ़ी भरने के लिए वो जाते हैं, उनको ना अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है, मैंने फॉर्म भरा, मेरी शायद सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जब वो प्री देते हैं, उनका प्री भी नहीं होता, तो वो लोग पहले ही बाहर होते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं जिन्होंने मेहनत भी की होती है ठीक ठाक, लेकिन वो भी क्या होते हैं, बाहर। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं का ही नाम आता है, तब जाके वो मेंस में पहुंचते हैं। लेकिन मेंस में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंसर रेटिंग अच्छी नहीं होती है, और वही हार जाते हैं। और जिनकी आंसर रेटिंग, जिनको ये पता है कि मुझे कैसे आंसर लिखना है, कैसे आंसर नहीं लिखना है, वही लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। फिर इंटरव्यू में किसको थोड़ा बहुत ज़्यादा कम आ गई, उसी के हिसाब से उसको रैंक मिलती है। बात मेरी समझ आ रही है। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं कि जो भी जिनका रिज़ल्ट आया ना, अभी 21 का रिज़ल्ट आया ना, उनकी कल पोस्टिंग होगी, आज शायद पोस्टिंग होगी, उनको मिला रैंक। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अकाउंट्स आ गया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस आया। उन्होंने फिर से फॉर्म भरा। फॉर्म क्यों भरा, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए, ताकि हम ऊपर वाले रैंक में आए। फिर से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं फिर से। अगर आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हो, फिर आप क्यों फिर से दे रहे हो, क्योंकि उसको भी पता है ना कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं तो मुझे कुछ अथॉरिटी मिलती है, अगर मैं थोड़ा नीचे चला जाता हूं तो मुझे कम अथॉरिटी मिलती है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, ये तो आपको देखना है, आपको कौन सी ज़िंदगी गुजारनी है। आपको वो ज़िंदगी गुजारनी है कि जहाँ पर लोग आपके अंडर काम करें, या वो ज़िंदगी गुजारनी है कि जहाँ पर आपको किसी के अंडर काम करना होगा। वहीं कुछ काम करें, इतना पानी सोचूं मैं तो आकर, मतलब किसी भी, मैं किसी एक की एग्जांपल नहीं लूँगा कि मैं क्या दूँगा भाई गवर्नमेंट जॉब वाले। अगर किसी का फादर, चलो मैं अपनी बात करूँ, मेरा फादर जो है वो हमेशा साहब के अंडर रहा है, हमेशा उसको साहब ने क्या कहा, डांटा है, वो क्यों नहीं किया है, ये टाइम पर क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप क्यों अभी घर में हैं, आप क्यों ड्यूटी पर पहुँचे हैं। इसी में दोहे बोझ मैं वन तो 6 वर्षन ये बोझ, ये क्या कर 6 वर्षन वहीं अगर सही अंडर आइस काम चलान, तथ कत मज़। अब आपको ही सोचना है कि आप कौन सा सर्विस करने जा रहे हो। मैं अभी लास्ट टाइम IAS वालों को पढ़ाता था, तो वी हैव अराउंड 90+ स्टूडेंट्स देयर, जो दूसरा बैच हमारा है। जिस दिन SI का एग्ज़ाम था, मैं IAS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं SI की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 90 वो बच्चे से आमद थे। आप खुद सोचो कि अगर आपके, देखो आप क्लियर नहीं हो ना, आपको करना क्या है। अगर आप ये क्लियर हो ना भाई, नहीं अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा IAS नहीं हो जाएगा तो कम से कम बकरियात SSBS था भाई, इसका मतलब आप क्लियर नहीं हो क्या, मुझे क्या करना है। अगर आपको पहली SSB में ही जाना है तो फिर वहाँ ही जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो। मेरी बात समझ रहे हो ना। आप फिर वो क्यों भी पकड़ते हो, ये भी क्यों पकड़ते हो। मैं कह रहा हूँ कि आप 2 साल अच्छे से पढ़ो, सिर्फ ज़रूरी, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो जो आपको मन करेगा ना, मुझे टीचर बनना है, मुझे जूनियर असिस्टेंट बनना है, मुझे SI बनना है, मुझे वो बनना है, बनो। लेकिन 2 साल सीरियस और ऑनेस्टली आप मेहनत करो इसके लिए। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो काम करता था मेट्रो में, मेट्रो ताकि सब भीड़ छा। आप पढ़ेंगे वहाँ पर, अगर एस्पिरेंट आ पढ़ा था, वो पढ़ता था, मतलब किस पढ़ा, शाबाश। वो कैसे पढ़ता था, अरे यार वो ड्यूटी के दौरान वो कैसे पढ़ेगा, उसको सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी है, पाते से शाम घर कोता थोकमुत, कितना थक जाता है।
बहुत थक जाता है। पता क्या पाई गए? हाँ, एग्जैक्टली। उसने पहले 2 साल या 3 साल इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, तमें जोर थी वो 8 घंटे पार चौकोत वनकन पार 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सो पार 8 घंटस 1 मिनटन। अगर बे तुम वो बह लक्ष्मीकांत पुरी सो तुम फेमस बुक छो बसान तक कोत कल लगे तुम मगर याद तो कोत कल लगे कोत कल लगे 3 महीने तो रोजो नहीं याद की। क्यों? आप किसी और बैकग्राउंड से हो, आप पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहे हो, जो आप पहली बार वो वर्ड सुनते हो ना, तो वो वर्ड याद रखने के लिए आपको टाइम लगेगा। सो उसने किए थे मल्टीपल रिविजन। अगर तुम मेमोरी लक्ष्मी के बाद 3 दो भी वनो सारी चीज़ कत क्या लिखी क्या द रीज़न बीइंग दैट इज़ कि मैंने उसको बहुत बार, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, आई हैव रेड दैट बुक मोर देन 15 टाइम्स। अगर 2 मिनट की रिविजन करना चाहिए बुक खेन। आप देखो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो आपको मज़ा आता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ते हो ना रिविजन करने के लिए तो बस या खेन ये किताब सही कि झूठ है। लेकिन जिसको मज़ा आएगा ना पढ़ने में, मैं कहता हूँ खुदा की कसम उसी की सिलेक्शन होती है। अब मैं पेपर के बारे में थोड़ा ये बोल रहा था। देखो भाई, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप बॉटम यानी क्लर्क पोस्ट का आप एग्ज़ाम देते हो, हर एग्ज़ाम में क्या होता है, हर एग्ज़ाम में चाहे आप क्लर्क पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देते हो, हाँ, हर एग्ज़ाम में 3 स्टाइल के क्वेश्चन होते हैं, 3। अभी यहाँ पर जो एसएसबी जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एप्टेक है ना, अगर मैं एप्टेक को छोड़ो, कोई भी कंपनी अगर कल आएगी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी लीकेज, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, कट क्या रोज टॉप क्या गए विदाउट एनी लीकेज, विदाउट एनी फ्रॉड 70। अगर 100 हैं टोटल तो कट क्या रहेगा 70, टॉप क्या रहेगा 80, 85। चलो अगर 70 था ये, तो मैं यहां पर रखता हूं 85, ये है ना, ताकि जरूर थी जो आपको नहीं आए ना ऑब्जेक्टिव करना, टॉप वाले को वहां पर कितने रहे 15 एग्जैक्ट। इन 15 की मैं यहां पर बात करूंगा। देखो पेपर स्टाइल क्या होता है, एक स्टाइल ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं फैक्चुअल, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, आपको आया तो आया, नहीं आया तो बात खत्म। सेकेंड स्टाइल जो होता है उसको हम कहते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चन। रीजन बेस्ड क्वेश्चन यानी रीजन बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। भाई जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्जांपल कल आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अभी इस बार न्यूज़ में 2-3 चीज़ें आई हैं। एक आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका अपॉइंटमेंट, कोलिजियम सिस्टम, इस साल की बात कर रहा हूँ। कोलिजियम सिस्टम ये क्या होता है, पॉलिटी सर आपको पढ़ाएगा। कोलिजियम सिस्टम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बात मेरी समझ रहे ना। अभी DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस इंडिया है, उसने कहा कि वुमेन्स जो हैं ज़्यादा जजेस होनी चाहिए। ये कि क्वेश्चन होता है, मैं वही गोड़ी शाबाश। वुमेन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट आप कहाँ पढ़ते हो आप पढ़ते हो गवर्नेंस में, क्या पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो क्या, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस बार वुमेन्स का ये जो जजेस होने चाहिए वो वुमेन्स ज़्यादा होने चाहिए। ये कि क्वेश्चन सब सोसाइटी होने की पॉलिटी क्वेश्चन, अगर चाहिए GS 1 में चाहिए सोसाइटी क्वेश्चन, क्योंकि ये सोसाइटी का क्वेश्चन ही बनता है, क्योंकि वुमेन का है ना। आपने ये नहीं पढ़ा क्योंकि आपको पता था शायद 2 दिन के बाद GS 2 है, आज GS 1 है, 2 दिन के बाद GS 2 है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ के क्या गए थे, लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया था GS 1 में ही, यानी पॉलिटी का क्वेश्चन आया था, लेकिन वो पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है भाई, वो सोसाइटी का ही क्वेश्चन है। सो यू शुड नो द लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम के लिए आपको लिंक करना आना चाहिए। थर्ड जो है ना, देखो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी। भाई जब बच्चा पहली बार आता है, नया नया आता है ना, अमिस हैंगन मेज बरत संसार में चुता थी, फिर जब टाइम होता है ना 5 दिन 10 दिन 2 महीने 3 महीने एग्जाम पूछना कोई नहीं, ये हर किसी को होता है कि आपको कभी कभार लगता होगा कि जो हम पढ़ाते हैं ये हमारी एज की, हाँ मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन
मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मैं फेल भी हुआ हूँ, पास भी हुआ हूँ, मैंने देखा है ये सब क्या है, और एग्ज़ाम देने के बाद मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। आप पहली बार अभी किताब हाथ में ले रहे हो, पहली बार आप कोशिश कर रहे हो पढ़ने के लिए, पहली बार आप सोच रहे हो IAS या केस के लिए, तो आपकी लेवल अभी बहुत कम है। लेकिन आपको लेवल बढ़ानी है। तो पन माहौल करो युथ क्रिएट कि बस IAS ऑफिसर, मतलब यह गोस एरोगेंस गई आसनी सह कर महलस में कैसे कत मुकदम वन यूर कत कर यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। चे वन मोल होर गम बस IAS ऑफिसर, तो यार अभी तो आपको किताब पढ़नी नहीं आती है, तो चे कहीं IAS ऑफिसर भाई। ये बहुत को होता है भाई। अगर 100 बच्चे होते हैं, 100 में से 40-50 बच्चों को होता है। मतलब जिस दिन वो इंस्टीट्यूट आते ना, तम अंदर की फीलिंग तम सब ख्वाब ते वुचान बुत गड़ पत गड़। अरे भाई ये नहीं है जो आपको लग रहा है ना, ये ख्वाब है। कहीं ख्वाब ही ना रह जाए। भाई मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ कि रियलिटी है क्या। अगर आपको सच में वो गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी को अलग मज़ा है, लेकिन वो तब मिलेगी जिससे पानी नाइट्स कर बर्न, पानी टीयर्स कर बर्न से, ठीक कर वारिया मेहनत। थर्ड जो होता है ना, थर्ड उसको हम कहते हैं नोबडी नोज। यस, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी को नहीं आते। ये 15 क्वेश्चन क्या थे? नोबडी नोज। हम क्या करते हैं, हम हर कोई बुक लाते हैं। मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूं कि एग्जाम का फंडा क्या है। हम हर कोई बुक लाते हैं, 25 नोट बनावा। आपके पास कितना टाइम है? देखो, आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, आपको GS के 4 पेपर्स पढ़ने हैं, आपको करंट अफेयर यानी मैगजीन पढ़ना है, आपको अखबार पढ़ना है, आपको ऐसे ही पढ़ने हैं, आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये तो गणित लिखो ना क्वेश्चन वारा बोझो, ये तो पन्ने अकल लिखो, अपनी अकल से 4 घंटे गई कुन ते पता कस मिनट पेपर्स कस मिनट एक सवाल 7 to 9 मिनट लगने 4 घंटे एक सवाल लेखन क्या लेखा हो 3 घंटे पेपर्स। सो इस 4 घंटे को 7 से लेकर 9 मिनट तक कैसे आप करेंगे, इसको 1 साल लगेगा। ये ना सोचना कि 2 महीने के बाद मैं आंसर लिखूँ कई तक लिखूँ, अरे नहीं आएगा ना अभी, इसको टाइम लगता है भाई। आपकी प्रिपरेशन 1 साल। अवश्य तो वना कि दिमाग थोड़ी सही रुकनी है, अवश्य तो वना कि 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, उनके 2 साल के लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि तीसरे साल अगर तो जॉब तक करक परवाह छुन सह तो पढ़। आप अटेम्प्ट तो कोई भी करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पढ़ पाओगे, मगर सह तेल कर जरूरी चीज में सीरियस। सच के झूठ है। अब देखो क्या है, नोबडी नोज क्यों कहते हैं इसको हम? क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो JK PSC हो, चाहे वो SSB हो, या कोई भी एग्जाम हो, जो भी कंडक्ट कराते हैं, जो डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है, ये ऐसे सवाल होते हैं जो किसी को नहीं आते। जो मैं बोलता सिलेक्शन इसमें है कि सिलेक्शन इसमें है, सिलेक्शन इसमें है कि सिलेक्शन इसमें है। आप क्यों हर कोई बुक कंसल्ट करते हो, हर कोई वेबसाइट आप खोलते हो, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, मैं खुद ऐसे पता, इतिहास पता भाई। UPSC आपकी इंटेलिजेंस चेक नहीं करती, UPSC आपकी क्या चेक करती है, आपने जो पढ़ा है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो। आपको ये नहीं पूछा जाता है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, आपने जो पढ़ा है आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये होता है UPSC भाई। अगर इसको हम कहते हैं नोबडी नोज, आप इसके पीछे क्यों जाते हो? सिलेक्शन जो है ना, वो सिलेक्शन कहाँ पर है भाई? चाहे आप SSB की बात करेंगे, चाहे आप केस की बात करेंगे, चाहे आप UPSC की बात करेंगे, जिसकी भी आप बात करेंगे, वहाँ पर ऐसे सवाल होते हैं जो हर किसी को नहीं आते। किसी को भी नहीं आते हैं सारे सवाल। गोइंग बदल यदि पेपर गई लीक 100 में से 100, 120 में से 120 डेलीबरेटली कर सवाल गलत में गई शक अखत अर्धा है भाई। पत कैसे खास रोज आप देखो अभी वो कोर्ट में जा रहे हैं, कितने देर तक रहेगा। लेकिन जब आप केस की बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी नहीं है, UPSC की बात करें, कोई ऐसी कंपनी है जो आपको लगे कि फ्रॉड है या कुछ गलत हो रहा है। वंश में तो ही वन कि अब आप क्या करेंगे, अब आप बहुत सारी बुक्स लाएंगे, कलेक्ट करेंगे बुक्स, उसके बाद जॉट डाउन नोट्स करेंगे, या आप कंसाइज रहेंगे और अपने नोट्स को मिनिमाइज करेंगे, उसके बाद आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद एग्जाम हॉल में जाएंगे। वहीं क्या इस्तेमाल करो सही कंसाइज नोट्स भैया। अगर जिसके साथ भी आप बात करोगे, जो भी IAS ऑफिसर होगा उसके साथ अगर आप बात करोगे ना, सोनी से गोटे पानी नोट कंसाइज क्या है भैया। आपको रिवीजन करना है ना,
अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत को फिर से लिख रहे हो, तो क्या फायदा? लक्ष्मीकांत इज इट सेल्फ ए नोट, लिखने की जरूरत थी। मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र इट सेल्फ ए नोट, लिखने की जरूरत थी। ठीक है ना, आप वहां से ही पढ़ रहे हो ना, वहां से सवाल आपको आता है, आप फिर से वो लिख रहे हो, तो क्या फायदा? वहीं से ब्याक चीज, लेकिन वो उसको आपको टाइम लगेगा। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, उसके बाद नोट डाउन करते हो कोई चीज़, जब आपने कोई चीज़ नोट डाउन की, लेकिन आप सारी लक्ष्मीकांत लिखते हो या उसमें से आप कुछ चीज़ें लिखते हो, भाई कुछ कैसे आप लिखेंगे? अगर ये लक्ष्मीकांत का एक पेज है, इसमें लिखा है, ये आपका पेज है, आप क्या लिखेंगे इसमें? हर कोई लाइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आपको वही पॉइंट्स लिखना है, जो चीज आप इनके साथ लिंक कर सकते हो, बाकी चीज आपको याद है, आप वो चीज लिख रहे हो जो आपकी जहन से बाहर निकलती है, वही चीज आप लिखो, उसको हम कहते हैं कंसाइज नोट। अगर से बेलिखो दिया है तो क्या फायदा? ना टाइम जाए, ना मेहनत जाए। भाई एक सवाल लिखने में आपको, मैं कह रहा हूँ अल्लाह की पाक की कसम, एक सवाल लिखने में आपको 4 घंटे लगे। अगर तुम चूर कर कॉपी करो तो पता चलेगा वो मिनट लगे, 1 घंटे लगे। अपने दिमाग से अगर आप सवाल लिखोगे तो 4 घंटे 20 मिनट सवाल है। 2.5 हाथ वर्ड्स लिखें, 1.5 हाथ वर्ड्स लिखूँ, 10 मार्क्स 150 वर्ड होते हैं, और 250 वर्ड्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। समझ हुआ? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि बेसिक असल में यही है, यहाँ से आपको पढ़ना है। अगर आपने कोई भी किताब खोली, मैं लक्ष्मीकांत की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी किताब, आपने ये देखा, आप क्या शुरू करा? एक तो आपने यहाँ पर अंडरलाइन किया, एक तो यहाँ पर अंडरलाइन किया, और यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, और यहाँ पर किया, बाकी लाइन ने क्या शुरू करा? शाबाश, त्रावा अति चूँकि मोच कथ कड़ा मुझे थवान से याद। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है जहाँ से आपने अंडरलाइन नहीं किया है। अवो मैं वन कह बच, सर इज कोचिंग नेसेसरी? बहुत वन दोनों चीज़, यस एंड नॉट नेसेसरी। अब आप कहोगे सर इज ए डबल स्टैंडर्ड आंसर? आई विल से नो, इट्स राइट आंसर। क्यों? एक लड़का ऐसा होता है जिसको बुक पढ़नी नहीं आती, जिसको समझ में नहीं आता है, उसके लिए कोचिंग होती है ज़रूरी। अब आप देखना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। दूसरा बंदा ऐसा होता है हु नोज द मीनिंग ऑफ एवरी लाइन एंड ही नोज दैट देयर इज अ लाइन बिहाइंड द लाइन। एक लाइन के पीछे और एक लाइन होती है जिसको आपको दिमाग से सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप क्या खुद विजुलाइज करते हो अगर ऐसा होगा तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? सो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी है, तो आपके लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आपके लिए कोचिंग, अब मैं डबल स्टैंडर्ड आंसर है मेरा। दूसरी बात, कोचिंग से क्या होता है? कोचिंग से आपकी एफर्ट्स कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक में मैं भी लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कोई भी टॉपिक, रैंडम टॉपिक में उठाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है, मैंने लिखा जियोस्ट्रॉफिक विंड, ये तो सपोज परित मुझे मैं क्या हूँ, पढ़ के आ जाओ। लेकिन द मोमेंट आई विल स्टार्ट टीचिंग जियोस्ट्रॉफिक विंड, आपका एफर्ट ईजी हो जाएगा। आप एक सोर्स से पढ़ोगे, मैं टीचर हूँ, मैं मल्टीपल सोर्स से पढ़ता हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ें देखता हूँ, तो आपका जो वो 4 घंटे या 5 घंटे एक टॉपिक पर लगता है, मैं उसको आधे घंटे में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। उसी के लिए आप पे कर रहे हैं, उसी के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हो। आई होप एवरीवन इज गेटिंग। नाउ लेट्स कम टू द सोर्स। हाँ, जो सोर्स है वो आप हर लिखेंगे, और जिस दिन पहली क्लास होगी, पहली क्लास में आप एक चीज़ लाएंगे जिसको हम कहते हैं एटलस। सुकुस आसन प्रत कहीं से, चाहे आप खाना भूल जाएंगे, नहाना करना भूल जाएंगे, लेकिन एटलस आपके बैग में हमेशा साथ ही होना चाहिए। ठीक है ना? समझ आ रही बात? ओके। आप में से किसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है जो सोचा है? शायद शाबाश। ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल। ओके, व्हाट इज योर नेम? हाँ, आसिफ अली। और कोई लड़की में से? अभी चूज़ नहीं किया, अभी मतलब कुछ कट शॉर्ट, कुछ लिस्ट बनाया है, शॉर्ट लिस्ट किया है, अभी कुछ नहीं। एंथ्रो कुछ नहीं। लॉ एंड अच्छा पीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम दिल्ली में हुआ करते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। वो बोलते हैं पब एड, या बोलते हैं पब एडमिनिस्ट्रेशन, या बोलते हैं पब्लिक एड।
किसी का सोशियोलॉजी हुआ करता था, उनको बोलते आपका ऑप्शन क्या है, वो बोलते हैं सोशियोलॉजी, ठीक है ना। उनकी लैंग्वेज थोड़ा मतलब वो डिफ़िकल्ट होता है समझना, ठीक है ना। लेकिन मैं जो यहाँ पर सोर्स लिखूँगा इस पर ही आप स्टिक रहेंगे, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका थोड़ा वास्ट है। जीएस के पॉइंट के हिसाब से आपको क्या करना है, इन सोर्स पर आपको फोकस करना है। एंड एवरी लाइन गिव्स द मैसेज, रिमेंबर माय वर्ड, एवरी लाइन गिव्स द मैसेज एंड देयर इज अ लाइन बिहाइंड द लाइन। वन हु नोज इट वो आगे जाता है। और दूसरी बात, आप देखो, आपको हर रोज़ लगेगा कि मैं आईएएस क्वालिफाई करूँगा, लेकिन हर रोज़ आपको ये लगेगा शाम को शायद गश्त में वो गोडे। मैं पहले साफ क्लियर अल्फाज में था भाई मेहनत कि हर रोज़ आपको लगेगा पहले जब आप भी अभी स्टार्ट हो गए ना, तो ये ना गोड़ समझ गोड़ चीज़ बेसिक चीज़ पढ़ना, 25 मेन बड़ भी टॉपिक पढ़ना हो। आपको पहले हर किसी को लगेगा कि मुझे समझ में आ जाए आईएएस ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरी, वैसा नहीं। जो ह्यूमन नेचर ऐसा ही है आपको लगेगा, लेकिन आफ्टर 2 months आपको लगेगा कि मुझे पद भी दाही बस ना बस ठीक। पद हर रोज़ आपको लगेगा कि मुझे नहीं हो जाएगा। बाई द सिलेबस हैज़ बीन डिजाइन इन सच ए वे कि आपको हर रोज़ डिप्रेशन हो जाएगा, हर रोज़। लेकिन इस डिप्रेशन से जो निकलेगा ना, निकलो मतलब वो नहीं कि जहांगीर चौक उस पर होती किसी पर लगे वर्ड बोन, मैं वो निकला नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो इस माहौल से अपने आप को एडजस्ट करेगा वही आगे जाएगा। अगर न करो एडजस्ट पान की, तो फिर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप कोचिंग छोड़ेंगे, पढ़ाई छोड़ेंगे, बिकॉज रश मतलब वो किताबें पढ़ना, ये किताबें पढ़ना, ये मैगजीन पढ़ना, वो मैगजीन पढ़ना, ये अखबारें पढ़ना, वो अखबार पढ़ना, ये बेवकूफ़ी है। जो भी आप में से ऐसा करेगा विद इन गारंटी दोहरी से क्लास में के। ये पुराना स्टूडेंट है हमारा, इसको बोलो कि जब पहले बच्चे आते हैं तो क्लास भर के होता है। इस जरूरत से SSB की बात कर रहा हूँ मैं, 2% बचा सी नहीं थे। ऐसा क्यों है? वो आप 2 महीने भी आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या करना है, आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको स्पीड से नहीं जाना। वो किताबी, ये मैगजीन, वो मैगजीन भी। जब मैं दिल्ली में था तो हमारे पास एक बच्चा आया था, तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ बोलो। बोला कि सर मैं नया बच्चा हूँ, तो मुझे आप बोलो कि मुझे कैसे पढ़ना है। मैंने कहा कि जैसे सारे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ो आप, इसमें क्या है। सर नहीं, मैं कौन सी बुक पढ़ूँ। मैंने कहा ये बुक लाओ। बोला कि और कौन सी बुक लाऊँ। या वड़े समझ इसके दिल मिस आनी किताब तुम सर, और कौन सी मिस आनी किताब, तुम और कौन मिस आनी किताब। जितनी बार वो मुझे पूछने लगा ना, उतनी बार मैंने उसको कहा कि आप ये किताब लाओ। वो रुक गया। उसने बोला सर मैगजीन कौन सा लाऊँ। मैंने कहा ये मैगजीन लाओ। सर और कौन सा लाओ। मैंने कहा ये लाओ। सर और कौन सा लाऊँ। मैंने कहा ये लाओ। सर अखबार कौन सा पढ़ो। मैंने कहा ये पढ़ो, हिंदू पढ़ो। सर और कौन सा अखबार पढ़ो। मैं ना गोड़े समझ में इसका प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि एक्सप्रेस पढ़ो, PIB पढ़ो। ठीक है सर। ज़रूरत गई तमिस तक ज़रूरत तो अकम दोह तमिस तक क्लास में क्या क्यों तमिस ना गोड़े फिक्र बना वात ही नहीं कौन। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसी गलती आप में से कोई नहीं करेगा। सारे सुन लेना कान खोल के, ऐसी गलती आप में से कोई नहीं करेगा जो रश में जाएगा कि बपरीत। जो टीचर आपको कह रहा है प्लस जो टीचर आपको होमवर्क देता है प्लस जो टीचर आपको यहाँ पर, यानी जिसको हम कहते हैं क्लास नोट जो होता है, वो आप पढ़ेंगे बस। उसके अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर मेंस, प्रीवियस ईयर पेपर PT, चाहे वो IAS की हों चाहे वो KS की हो। समझ हुआ है वहाँ? शाबाश। सबसे पहला सोर्स जो है, मैं यहाँ पर सोर्स की बात करूँगा। सोर्स जो है सबसे पहले वो आप NCERT पढ़ेंगे बस। गुड सोर्स, इजी लैंग्वेज। हाँ, कहीं दिक्कत होती है समझने में, आप मेरे पास आ सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। NCERT जब आप लाएंगे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 6 से पढ़ो, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्योंकि जब आप बुक्स लाते हो ना, बच्चे क्या करते हैं, बुक्स जब लाते हैं ना, ऐसी गलती भी नहीं करना। ऐसे के साथ खुश किताब आने सारे के साथ खुश पचना पारने मगर आप क्या करते हो, आप ऐसे रखते हो ना घर में किताबें, आपको लगता है मैं बन गया IAS अफसर। पद गोड़ी किताब चुक खोला 5 पेज चुक पारा चुक इतनी थका हम क्या करा, हम दिखना हम क्या करा अब गसन किताब आने गोडे किताबें मकलो, ये 2 किताबें मकलो, 3 किताबें मकलो। हमने क्यों किया था ये? क्या ये इट्स ऑल आफ्टर एक्सपीरियंस कि हम पहले पढ़ा थे 3 कंपोनेंट्स यहाँ, फिर 2 1.5 घंटे की कंपोनेंट्स हुआ करता था, यानी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी साइमल्टेनियसली हुआ करता था। एक सर पढ़ा थे ज्योग्राफी, दूसरे पढ़ा थे साइंस एंड टेक या इन्वायरमेंट साइंस या जो भी सब्जेक्ट था। जिसने पर घर कसूँ, घर जाना नहीं जाना है, जिसने घर रिवाइज करेंगे, जिसने घर सप्लीमेंट करूँ, जिसने अखबार पढ़ूँ,
ना ऑप्शनल करें कि आंसर राइटिंग करें वो कुछ सब्जेक्ट पर मैं तो बढ़िया कहें। अब हमने क्या किया, फ्रॉम लास्ट ईयर से हम क्या करें, हम एक ही कंपोनेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो 3 घंटे की क्लास हो चाहे वो 2.5 घंटे की क्लास हो। 2.5 घंटे से क्लास आपको कम नहीं होगी, मिनिमम 2.5 मैक्सिमम 3 घंटे। 3 घंटे की आपकी एक ही क्लास रहेगी, उसमें ब्रेक मिलेगी आपको 5-7 मिनट ब्रेक मिलेगी, डरना नहीं। आप एक कंपोनेंट यहाँ पर पढ़ते हो, उसके बाद आप उसको रिवाइज करते हो। अगर से 3 घंटे गेट पर चौथा का लगे रिवाइज करना कम टाइम लगे ना, लेकिन उसके साथ में आपको सप्लीमेंट भी करना है किसी बुक से। उसके बाद आपको देखना है कि इसके बारे में कहीं तो आर्टिकल में आज तो कोई अखबार में कोई आर्टिकल तो नहीं आया इस टॉपिक के रिलेटेड, वो भी आपको देखना है। उसके बाद जब आपने इसको कंप्लीट किया, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपको ऑप्शनल भी देखना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जाना, रश में नहीं जाना, मेहरबानी करके, अदरवाइज़ आपको 2 महीने के बाद छोड़ना पड़ेगा। और जिसमें से भी आपको अभी क्लियर नहीं ऑप्शनल का, या जो क्लियर भी है, 2 महीने तक ऑप्शनल को हाथ भी नहीं लगाना। हाउ मेनी मंथ्स? एट लीस्ट 2 मंथ्स आप हाथ, मैं कहता हूँ कि अगर आप वेट कर रहे हैं 2024 का, तो आप 3-4 मंथ्स तक हाथ ही नहीं लगाना। तो 4 भी अगर मैं नहीं रखूँ कि 3 मंथ्स तक, भाई जो मैं कह रहा हूँ ना, अत जो होना चाहिए। देखो वेरी नाइस, देखो इसको पहले से दिमाग होशियार है कि मुझे क्या करना है। हम लोग पीएचडी हैं तब भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ऑप्शनल को छोड़ो, आप भी ऑप्शनल को छोड़ेंगे। 3 महीने तक आप जीएस को पकड़ लेना, एक ग्रिप बनाना जीएस का कि मुझे कैसे जीएस हैंडल हो जाएगा, GS1, GS2, GS3, GS4, एनसीईआरटी मुझे कैसे हैंडल हो जाएगा। उस 3 महीने के बाद आप ऑप्शनल को सिलेक्ट करना। 3 महीने आपके पास टाइम है कि आप ऑप्शनल को सिलेक्ट करो। आई होप कि सर ने बताया होगा कि हाउ टू चूज ऑप्शनल, नहीं बताया तो मैं बात करूंगा उसके बारे में। सबसे पहले एनसीईआरटी आप लाएंगे 2, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये दोनों हैं क्लास 11th की, ठीक है ना। क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी हैं, एक आती है फिजिकल इंडिया के बारे में, दूसरी आती है फंडामेंटल्स। हाँ, तो वो आती है वर्ल्ड की आती है। तो एक तो ये सस्ती है, यही 100 रुपये की होगी, 90-80 रुपीज़, 110, इतना ही, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। आई होप कि ये महंगा नहीं होगा सबके, बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। हैं, ओके। सेकेंड जो आप लाएंगे, वो आप लाएंगे GC लियोंग, ये आथर का नाम है। बुक का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बुक का नाम याद नहीं रखना, इसको सिंपली बोलना GC लियोंग दे दो, गोस्टो लियोंग, ठीक है ना। मैं ऑप्शनल वालों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ GS वालों को। थर्ड जो आप लाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप लाएंगे डॉक्टर खुलर की बुक आप लाएंगे। देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर माजिद हुसैन वगैरह वगैरह। डॉक्टर खुलर जो सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन्होंने कॉपी किया है किसको। जब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा आप बोलेंगे सर शायद सर उस वेबसाइट से पढ़ा रहा है, इस वेबसाइट से पढ़ा रहा है। भाई वेबसाइट आपके मोबाइल में है, कभी बुक खोलते हो, डॉक्टर खुलर से ही ये कॉपी करते हैं इंडियन ज्योग्राफी वाले। तो डॉक्टर खुलर इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छी है। लेकिन अभी नहीं लाना, मैंने क्या कहा, पहले आप ये वाली लाएंगे, उसके बाद ये वाली लाएंगे, उसके बाद ये वाली लाएंगे। जब आपको लगेगा कि ज़रूरत है तो फिर आप ये जाएंगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि आपको ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे बेहतर मिलेगा क्लास नोट्स। तो जो मोटी बुक है डॉक्टर खुलर, उसको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, तो बेहतर है कि आप। अब मैंने क्या किया, अब आप यहाँ पर आए पढ़ने के लिए, मैंने क्या किया, आपकी जो इतनी मेहनत थी वो मैंने कम की, करा में पाने काम। लेकिन इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे ना, इसमें टॉपिक का नाम लिखा है, टॉपिक को डिस्कस किया गया है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कैसे आए हुए हैं, वो इसमें डिस्कस नहीं है। वो सारा का सारा इसमें होगा। कुछ मेहनत गए तो काम, कितनी एफर्ट्स कम हो गई, बहुत कम। यानी एक तो आपको पहले डॉक्टर खुलर पढ़नी नहीं है। सेकंड, जो भी क्वेश्चन आंसर जो होगा, चाहे वो पीटी का होगा चाहे वो मेंस का होगा, वो मैं कर रहा हूँ ना, वो तो वो किसी बुक में लिखा ही नहीं है ना। माई जॉब इज टू टेल यू हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस which will be in future examination or which has been asked in previous exams, ठीक है। सो वो मेरा काम है भाई, ये भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है।
आप कितने एफर्ट्स कम हो गए, इसलिए हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं। और उसके अलावा फिफ्थ बेटर इज़ कि डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि वो सारा इसमें आता है ना, क्लास नोट्स में आता है। फिफ्थ और फोर्थ वट एवर इज़ द नंबर, आप स्कूल एटलस लाएंगे, उसमें लिखा होता है ऑरेंज ब्लैक स्वेन, ऑरेंज ब्लैक स्वेन। मगर यहाँ पर ये चीज़ है कि कल आप मुझे बोले सर वहाँ पर 2 ऑरेंज ब्लैक स्वेन्स थे, एक का नाम है स्कूल एटलस ऑरेंज ब्लैक स्वेन, दूसरे में लिखा होता है फॉर सिविल सर्विसेज। तो कुछ नहीं हुई, आप ये वाला लाएं, क्योंकि इसमें कम इन्फॉर्मेशन है, इसमें एरर्स भी थोड़े हैं, इसमें भी एरर हैं, वो मैं आपको यहाँ ही क्लियर करवाऊंगा, लेकिन आप यही वाला लाएंगे। और इसका आज है शायद 8th एडिशन, याद रखना है। ये अगर आप कोई भी बुक नहीं लाते हो ना, ये जो आज ही ये लाना, क्योंकि हमें नॉट फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम आई थिंक 2nd और 3rd लेक्चर से ही हमें एटलस पढ़ना है कंटिन्यूसली। क्योंकि आप जब हम मेरा पहला लेक्चर होता है उसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं या उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, उसमें एटलस का कोई जिक्र है ही नहीं। लेकिन जब आप दूसरा तीसरा लेक्चर पढ़ते हो जिसमें आप पढ़ते हो इंडिया एंड अदर कंट्रीज, द मोमेंट यू आर सेइंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज आई मीन से हियर नेबरिंग कंट्रीज, तो हमें एटलस की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है। और उसमें भी IAS का क्वेश्चन आया था, किस साल में आया था, मैं वो सब बोलूँगा, क्लास में ही बोलूँगा। लेकिन ये तब होगा जब दोम कत मैं नहीं कत तुझे ईटा बचे खुदा पता अगर सही अन की तुझ नजर थो नहीं कत, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, मैंने देखा है ना, इतने बैच मैंने पढ़ा है, नहीं होता है। पत् गादन फैलान वुचान बेकिस लड़कस बेकिस कोर अत क्या उस, अरे यार आपको अपने हाथ से मार्क करना है ना, आपको अपने हाथ से अपनी आंखों से आपको देखना है ना कि नहीं देखना है। अनु ये कूर इसने लाया इसने नहीं लाया, फॉर इंस्टेंस इसने मार्क किया, अमिस रोद याद मैं कत कोर मार्क, ये हेम्स अम कत कोर मार्क, बुक अम क्या गई से, इसे कुछ हुआ आपको, दूसरे को कुछ नहीं होता है। दूसरे को हाँ एक चीज़ होता है, दरबदरी। अगर दरबदरी ना करें तो वारिया बात सर खुद बोर्ड दरबदरी मोबाइल, बस हमेशा क्लास में कहता हूँ, इसको पता होगा, मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि द वर्स्ट थिंग विच कैन मेक योर करियर वर्स दैट्स मोबाइल फ़ोन। आप देखो ना, आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आज नौजवान स्नैप, हाँ ज़्यादा ही मज़ा है। आप देखो पेज ऊपर करते करते उंगलियां थक जाती हैं, लेकिन पेज एंड गसान क्या गसान गरिश वना बत खो अक्के आस अच्छा बजान बहान तान पत लगा पत तेल वही रिलेशनशिप्स आसान तो तेल पत तेल पत फोन गसान यल तेल रात पे शायद ज़्यादा पान एक्सपीरियंस है। ओके नेक्स्ट चीज़ जो है, आपने सब कुछ देखा कि भाई इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपने 12th की फंडामेंटल्स पढ़ी, फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें लिखा गया है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, इसमें लिखा है ओशनोग्राफी के बारे में, इसमें लिखा गया है जियो मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसमें लिखा गया है बायो जियोग्राफी के बारे में। भाई इसी में से आपको सवाल रिसेंटली आए हैं केस में भी, इसी में आपको सवाल आते हैं किस में, IAS में भी। लेकिन जो पहली वाली है दिस इज ऑल अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, इसमें प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। मैं ये नहीं कहता हूँ इसमें नहीं आते, इसमें भी आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको पढ़ना है, यानी आपको हर कोई फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ना है, चाहे वो डेजर्ट्स हैं, चाहे वो माउंटेन्स हैं, चाहे वो पीक्स हैं, चाहे वो पासिस हैं, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो भी फिजिकल फीचर हिंदुस्तान में आता है वो आपको पढ़ना है। प्लस ड्रेनेज आपको पढ़ना है, प्लस क्लाइमेट आपको पढ़ना है, प्लस सॉइल्स का मतलब है बायोजियोग्राफी, इसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी में रॉक्स पढ़ने हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है। जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे तब जाके आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ सकते हो, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चंस का। क्लियर को आता मैं सारी, लेकिन मैं ऑप्शनल की बात नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ। ऑप्शनल वास्ट है, ऑप्शनल अलग बात है। जिसका भी ज्योग्राफी होगा, बाय द वे हमारा ये सेमिनार है संडे को, उस वक्त उस दिन शबीर सर आ रहे हैं, जहाँ जिसके पास मैंने पढ़ा है खुद, तो उससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर आपका शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आप सर से बात करो, उसको बोलो कि मैं कैसे पढ़ूँ कैसे करूँ, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं तो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ ही हूँ, मैं हेल्प करूँगा।
लेकिन बेहतर कि अगर आप डायरेक्ट सर से बात करेंगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप में से किसी का ज्योग्राफी पढ़ने के बाद इसका मूड बन गया कि मेरा ज्योग्राफी देखो मैं पढ़ाता हूँ हंसा हंसा के, ठीक है ना, उसके लिए बी रेडी फॉर दैट और एंड आई टेल एवरीथिंग इन द क्लास एंड आई डोंट फील शेम। सो उसके लिए आप रेडी रहेंगे। शायद अगर आप में से कुछ ज्योग्राफी पढ़ने के बाद किसी का मूड बन गया, इंटरेस्ट बन गया ज्योग्राफी का, तो उसके बाद अगर उसको लगता है कि मैं ज्योग्राफी ही ले लूँ, तो उसके बाद हम शिविर सर के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है ही है, तो वहाँ फिर आप कोर्स ले सकते हो, तो आप वहाँ ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये सब कुछ क्लियर। लेकिन अब लास्ट पॉइंट में यहाँ पर बोलूँगा कि नोट मेकिंग के लिए आप हमेशा करेंगे, मैं अपनी ज्योग्राफी की बात करूँगा, आप पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इधर भी लिखेंगे जो भी सर पढ़ा रहा है, चाहे वो क्वेश्चन है, मेंस है, चाहे पीटी का क्वेश्चन है, जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आप ऐसे ही करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूसली आप लिखते जाएंगे। ऐसे करते आप अपने नोट्स बनाएंगे। जो आपने ये ब्लैंक रखा ना, इस पर आप क्या करेंगे एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट की, या आज मैंने हाफ ऑफ द ज्योग्राफी कंप्लीट की, उस पर नाम है नेक्स्ट हाफ। पहले वाले हाफ में कुछ नई चीज होगी, उसको लिखा वही स्पेस होती है इसके लिए। गोड़े था उनके रथ मैं पता ही थी। जब मैं पढ़ाऊंगा 10 दिन के बाद में हर किसी की कॉपी चेक करूंगा, हर कोई अपने अंदाज से लिखेगा, इसमें पता, क्योंकि मैं पहले बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, इट हैज़ बीन फ्रॉम ईयर्स। मैंने देखा है हर किसी का यही मसला है। भाई जो यहाँ की बात मानेगा ना, एक बात मैं आपसे शेयर करूँगा, जो बंदा या जो बच्चा जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, जो अपने उस्ताद के सामने सिर नीचे रखता है ना, वही कल सर उठा के जीता है। इस गोडेश ना कल थावान हर पत हावान सरस सुकुशु तमिस पाने आसान पत कहीं पाने तरह फिक्र दुनिया कितनी बहुत मुश्किल बन जाती है उन लोगों। तो ना अक्सर वुचान वीडियोज़ वुचान, अब ईद आ गई है तो, लेकिन ईद सबके लिए ईद नहीं है। अब रमज़ान आया है तो हर किसी के लिए रमज़ान नहीं होता है। अब विंटर आया तो हर किसी के लिए विंटर अच्छा नहीं होता है ना। अरे मेरे लिए विंटर अच्छा है, बर्फ़ होती है, मैं उसको मज़ा करता हूँ, लेकिन उसको बोलो ना जिसका छत टपकता है इस बर्फ़ की वजह से, उसको भी देखो ना विंटर कैसा होता है। अरे जिसको ओढ़ने के लिए कम्बल नहीं होती है, उसको भी बोलो ना कि विंटर कैसा होता है। तो हर किसी के लिए सेम चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो माई रिक्वेस्ट इज़, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी हर कोई बात मानो, इट्स योर, आप एनफ मैच्योर हैं। मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि मेरा यही मेथड है कि आप ऐसे नोट्स बनाएं। फिर आपको लगता है कि मैं कंटिन्यूसली लिखूं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर कल जब चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, फिर आपको मेरी बात याद आए कि सर ने उस दिन ऐसे बोला था, ऐसे बोझ सर सुन कहीं इसके बोझ एम सुन, ये होता है पे क्वेश्चन ज़्यादा ये चीज़ वहाँ थोड़ा कम ही पान बिक सुन इतना गो क्लियर, सारे गो क्लियर। अब टाइम क्या हुआ, अभी टाइम है तो मैं ऑप्शन के बारे में बात करूँगा। अभी 5 मिनट है, ऑप्शन के बारे में बात करें सारे, उसके बाद 5 मिनट लूँगा मैं और उसके बाद छुट्टी। आई होप कि जिस दिन ज्योग्राफी यानी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आप तब तक हर किसी टीचर के साथ बात करेंगे, आपको हर किसी टीचर का अंदाज़ा पता चलेगा। ओरिएंटेशन यही होती है ना, आप हर टीचर से मिलेंगे, हर टीचर से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, हर टीचर से आपको पता चलेगा कि मुझे आप मुझे कैसे जाना है। हर टीचर से आप नई चीज़ सीखें जो आपके पास अभी दिमाग में नहीं था। अभी तक आपने अभी सिर्फ लिखा सोर्स ऑफ द ज्योग्राफी, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने। आर्टिकल आई मीन से अखबार तो पता ही आपको हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन हिंदू सारा नहीं पढ़ना है, तो फिर आपको पूरा दिन उसी में जाएगा। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में लिखा है। जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना है, वहाँ जो सिलेबस में नहीं लिखा है उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कह रहा था आपको कि इस बार जो न्यूज़ में था सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए, ये न्यूज़ में था, इस पर सवाल आ सकता है। इलेक्शन कमीशन इंडिया पर सवाल आया था, न्यूज़ में था, इस पर सवाल आ सकता है। या केश नंद भारती केस तथ गया 5 हुई, यह क्या सवाल है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें लिखी गई है ना वहाँ से सिलेबस में, तो यही चीज़ें आपको वहाँ से पढ़नी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शाबाश। अब मैं थोड़ा ऑप्शनल के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ। ऑप्शनल को ऑप्शनल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ योर चॉइस टू ऑप्ट एनी ऑप्शनल। आपको वहाँ पर लिस्ट दिया गया है कि आपको कोई भी करना है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लेते हैं ना बच्चे, वो है एंथ्रो, है ना, एंथ्रो। सेकेंड मैंने देखा है PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस।
थर्ड मैंने देखा उर्दू लेते हैं, फोर्थ जोग्राफ़ी लेते हैं, है ना, फिफ्थ सोशियोलॉजी लेते हैं, सिक्स्थ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी ऑप्शन है जो यहाँ पर वैली में ज़्यादा चलते हैं। और कोई है? ज़ूलॉजी भी है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन ज़ूलॉजी भी है लेकिन उतना नहीं है। और कोई है ऑप्शनल? आप में से कोई ऐसा है कि जिसको इसके बाहर कोई ऑप्शनल चूज करना है? लॉ नहीं करना, क्योंकि लॉ में रिजल्ट अच्छा नहीं है ऑनेस्टली। तो अभी 2 महीने 3 महीने मैंने आपको दिए हैं, 3 ग्रेजुएशन हुई है, कंप्लीट हो गई है। ये भी अच्छी चीज़ है कि जो ये लड़का है कि इसका अभी 12th है, तो पहले ही दिमाग में आया कि मुझे क्या करना है। वेरी नाइस। ये लड़की है, इसने रिसेंटली ग्रेजुएशन की, तो मतलब इसने सीधा जंप मारी कि मुझे टाइम ज़ाया टाइम आसना लड़के BEd तक करित, PG तक करित, वही आसना घर पोज वो जो आपके गाँव में, आपके टाउन में, आपके हमसाए अड्डस बिहत इमरान खान इतने कर तब चुक इमरान खान वन वो मोदी को कर। अरे यार, ना तुम्हें कोई पूछ रहा है, ना तुमसे कोई बात कर रहा है, तुम खुद कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। अमर सुत्रावन ये प्लेयर वनकन किए, सच की झूठ है। मुझे बोलो इससे क्या हो जाएगा? इस बात करने से मतलब वो चेंज करेंगे क्या? उनको अकल नहीं है? वो प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर तमिस पता मैं क्या करूँ। सच की झूठ है। द्राय अड्डन मज कह कूर वो कर अम पे कमेंट गो अड्डस मज क्या था तो फल चोल बुढ़ चोल बुढ़ क्या चल तुम सो व्हाट। अरे यार, आप इसमें क्यों जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जब आप पब्लिक को देखोगे ना, आपको मेरी बात पर हंसी आती है। पब्लिक इतनी कमीनी है, आप सिर्फ पुलिस स्टेशन जाना आधा घंटा 8 घंटे को जो पुलिस पता वो तक पब्लिक कौन से कांड किए हुए होते हैं। तब आपके बाप है ना, ये मोल से जावा ना दलील, कभी भी जाओ पुलिस स्टेशन आधे घंटे के लिए, फिर देखो वहाँ पर हालत क्या होती है। मतलब आपको रोना आएगा अल्लाह की कसम। तो पब्लिक युथ तो पुलिस ना लाया तमिस पता पब्लिक युथ, उसको गुस्सा वही है, उसको पता है ना पब्लिक कैसा है। ये हमेशा हमें झूठ बोलते हैं। ये पुलिस वोल नाल था पचास वन खुदा मैं कोर मैंने तमिस पता चे कोर चोन कसम क्या करते हैं मिस्टर कोर की। यार वो तो हर रोज़ इसी में ही होते हैं ना, उनको पता है ना किसने क्या किया है, हर कुछ चीज़ उनको पता होती है। और कोई है इसके अलावा कोई ऑप्शनल जो आपसे बाहर? बाय द वे मैं आपसे बात भी करूँगा ये लॉ के बारे में, लेकिन नहीं लेना। एग्रीकल्चर लोग लेते हैं लेकिन नहीं लेना, क्योंकि रिजल्ट बहुत कम है, बहुत कम है रिजल्ट। साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी जो है मतलब बहुत कम ये है रिजल्ट है। बेटर इज़ कि यू शुड चूज़ दीज, ठीक है ना। मतलब पगा मुझे तो सर बल का सब्जेक्ट द्रा नो तो मैं ये ले लूँ। अरे भाई उसमें है ही नहीं ना, क्यों उधर जाते हो। दूसरी बात, अब मैं आपको बोलूँगा कि अब आपको ऑप्शन कैसे चूज़ करना है। चूज़ करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, मैं लास्ट पर कंक्लूड कर रहा हूँ अब। हाउ टू चूज़ ऑप्शन। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर भी ऑप्शन रट मैं क्या गैस से फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो PSIR, आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी। अगर आप PSIR आप लेते हो तो आपका GS2 क्लियर होता है। फायदे क्या है? कितना बड़ा फायदा है। अगर आप ज्योग्राफी लेते हो तो आपका GS1 हो रहा है। अगर आप EVS ले रहे हो, बाय द वे जो मैंने नहीं लिखा, आपको GS3 में हो रहा है। अगर आप इकोनॉमी ले रहे हो तो GS3 में हो रहा है। लेकिन PSIR क्यों बहुत सारे लोग लेते हैं? क्योंकि आपका GS2 होल एंड सोली आपका वहाँ से हो रहा है। IR यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पॉलिटी वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है कि नहीं। तो आपका 70% GS2 होता है। लेकिन लोग क्या लेते हैं? एंथ्रो का अपना फायदा है। एंथ्रो विल नॉट हेल्प यू एनीवेयर इन GS, बट एंथ्रो का फायदा क्या है? एंथ्रो का फायदा ये है कि ये कंसाइज है, शॉर्ट है। PSIR बहुत लंबा है, सो लंबे को रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। PSIR को एंथ्रोपॉलॉजी शॉर्ट है तो रिवाइज आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो साल में। अब फायदा है ना दोनों का। ये होता है एक तरीका ऑप्शन लेना। आपको ये भी देखना है कि अगर ये मुझे कहीं हेल्प कर रहा है तो ठीक है, अगर मैं वो ले लूँ वो तो मुझे हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन उसको मैं रिवाइज कर पा रहा हूँ। रिवीजन इज मस्ट। मेरा पर्सनल था ज्योग्राफी ऑप्शनल। साल में आप रिवाइज नहीं करोगे ज्योग्राफी का ऑनेस्टली। अब आप कहोगे सर साल तो 12 महीने हैं तो क्या झकने कर भाई। GS आपका इतना वास्ट है,
आपको ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। आंसर राइटिंग, समझ आ रही मेरी बात। सेकंड, एक हो गया कि आप कैसे चूज़ करेंगे। पहली बात तो मुझे अगर ये लेना है तो मुझे कैसे फ़ायदा होगा, फ़ायदा आवा समझ। एंथ्रो इसलिए आप ले रहे हो क्योंकि आप उसको रिवाइज कर रहे हो। PSR ज्योग्राफी इसलिए आप ले रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं GS में हेल्प कर रहा है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है इंटरेस्ट, आपका अपना इंटरेस्ट किस में है। बट इंटरेस्ट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल आपका ज्योग्राफी इंटरेस्ट है, ये पका ज्योग्राफी पढ़ा चीज समझिए वहाँ इंटरेस्ट का रोध, इंटरेस्ट का रोध, इंटरेस्ट मत रहा, आपका इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? आपने ग्रेजुएशन, देखो जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आप सारा भूल जाओगे मैं क्या उस पर हूँ ज्योग्राफी में। ही हैड वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ज्योग्राफी इन ग्रेजुएशन, वो ज्योग्राफी था। लेकिन जब आपको मैं कल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इंटरेस्ट रहा मत रहा। सो इंटरेस्ट शुड बी देयर बट इंटरेस्ट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। सो सेकेंड क्राइटेरिया इज व्हाट, अब लेखन में इंटरेस्ट गॉड क्राइटेरिया क्या, समझ आ रहा है। थर्ड, PYQ आपसे हैंडल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब आप कोई भी ऑप्शन लेते हो, आपने ऑप्शनल A लिया फॉर एग्जांपल, आपको देखना है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आज तक आए हैं, फॉर एग्जांपल 2015 से लेके 2022 तक जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए हैं ऑप्शनल में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, क्या मुझे वो लगता है कि सिलेबस पढ़ के मैं उसको हैंडल कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तब जाके जब ये तीनों चीज़ें होंगे तब जाके आप ऑप्शनल को, मेरा इंटरेस्ट था ज्योग्राफी, मैं अपनी बात करूंगा, मेरा इंटरेस्ट था ज्योग्राफी, मुझे ज्योग्राफी समझ में भी आता था, मुझे ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चन भी हैंडल हो रहे थे, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को ले लिया। क्या? लेकिन क्या आप सबके लिए ज्योग्राफी ठीक है ना? किसके लिए PSR ठीक होगा, किसी के लिए ज़ूलॉजी ठीक होगा, किसी के लिए एंथ्रोपोलॉजी ठीक होगा, किसी के लिए सोशियोलॉजी ठीक होगा, किसी के लिए कुछ और ठीक होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऑप्शनल को ऑप्शनल इसलिए करते हैं क्योंकि ये वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि आप ये क्या बोला था, अभी कोई आइडिया नहीं है ऑप्शनल के बारे में, आइडिया है कुछ भी नहीं। इनमें से आपको क्या लग रहा है? अब समझ, जल्दी टाइम हो गया ना। PSR, लेकिन PSR अगर आपने इस वक्त आपको अच्छा लगा तो इस वक्त ही अच्छा नहीं लगना चाहिए। आपको घर जाना है, सबको मैं कह रहा हूँ, आपको घर जाना है, इनके सिलेबस को देख के मोबाइल से अच्छी किया। आज चलो इंस्टाग्राम की, आज हमने सिलेबस को डाउनलोड किया, उसके बाद हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को डाउनलोड किया। हर किसी इनमें से हर किसी का आपके पास कितने महीने हैं? 3 महीने। 3 महीने तक आप ऐसा ही करो, अख घंटे दियो शाम। फिर जिसमें भी आपको ये तीनों चीज़ें नज़र आती है ना, उसके बाद आप, और एक चीज़ होता है जो मैं बाय द वे यहाँ पर ऐड करूँगा, उसके बाद हम ऑफ करेंगे, मटेरियल, AM अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये भी देखना है, ठीक है ना। ऑप्शनल के लिए जैसे कि मेरा एक ऑप्शन था, दूसरे सर का दूसरा ऑप्शनल है, तीसरे सर का तीसरा ऑप्शनल था। हर किसी सब्जेक्ट में आपको टीचर यहाँ पर हेल्प करेंगे। मटेरियल कहाँ बनेगा, किस तरह बनेगा, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, तो वो आपको सब यहाँ के टीचर्स हर कोई आपको बताएगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? अगर कुछ है तो आप मुझे पूछ सकते हो।